वेलकम टू ऑल। हम डील कर रहे थे न्यूट्रिशन और लास्ट क्लास में हमने डील किए थे फैट सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन जो है एडीई के, उनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इट इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन, कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं। तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो मेजरली हमारे दो विटामिन होते हैं, विटामिन सी एंड विटामिन बी। और विटामिन बी जो है वो पूरा बी कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम फर्स्टली डील कर रहे हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है हमारा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसमें जो है बहुत सारे विटामिन होते हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं और उनके अलग अलग ही काम होते हैं। मेजरली ये विटामिन जो है, दो विटामिन इनमें से जो होते हैं वो ब्लड सेल्स को मैच्योर करते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं कि वो विटामिन जो कि ब्लड सेल को बना रहे हैं, ब्लड फॉर्मिंग विटामिन होते हैं। दो विटामिन कैसे होते हैं? ब्लड फॉर्मिंग विटामिन, ब्लड फॉर्मिंग विटामिन। जबकि बाकी जो बचेंगे विटामिन वो हमें मेजरली किसी भी फूड सब्सटेंस से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के काम में आते हैं, एनर्जी को यूटिलाइज करने के काम में आते हैं, या सिंपल वर्ड में हम बोले तो ये मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। तो उससे हम बोलते हैं एनर्जी यील्डिंग विटामिन, कि जो विटामिन जो है हमें एनर्जी दिलवा रहे हैं, उन्हें हमने क्या बोल दिया? एनर्जी यील्डिंग विटामिन। तो हमारे जो B1 से B7 तक के विटामिन होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? एनर्जी यील्डिंग विटामिन। तो फर्स्टली आपको एक बात में ध्यान रखनी है कि एनर्जी यील्डिंग विटामिन कौन से हैं या एनर्जी एक्सट्रैक्टर कौन से हैं जो कि एनर्जी निकालने में काम आ रहे हैं। तो वो होते हैं हमारे विटामिन B1 से लगाकर B7 तक। तो एक हो गया B1, B2, B3, B4 नाम से कोई विटामिन नहीं होता, B5, B6 एंड B7। B8 भी नहीं होता। और यहां पर दो विटामिन आएंगे, B9 और B12। तो ये हो गया हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर कितने विटामिन है और उनके क्या क्या काम है। पहले तो हम यहाँ पर ओनली नाम की बात कर रहे हैं कि इन विटामिन के नाम क्या क्या है। तो फर्स्टली हम B1 की बात करें तो इसका नाम होता है थायमिन। B1 का साइंटिफिक नेम होता है थायमिन। B2 की बात करें तो इसे हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन, इट इज द राइबोफ्लेविन। B3 की बात करें तो इसे हम बोलते हैं नियासिन, इसे हम बोलते हैं नियासिन। B5 की बात करें तो इसे हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। B6 की बात करें तो इसे हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। B7 की बात करें तो इसे हम बोलते हैं बायोटिन, इसे हम क्या बोलते हैं? बायोटिन। तो ये तो हो गए सभी जो कि किसी फूड आर्टिकल, इनका सबका एक काम सबका कॉमन होगा कि ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के काम में आते हैं, एनर्जी को निकालने के काम में आते हैं। तो हम इनके जितने भी फंक्शंस पढ़ेंगे तो एक फंक्शन हम सब में सेम लिखेंगे, इट इज हेल्पफुल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। B1 से B7 तक सभी विटामिन हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल है। दूसरी तरफ हम लिख रहे हैं कि ब्लड फॉर्मिंग विटामिन, तो ये दोनों जो विटामिन है ये ब्लड सेल्स के मैच्योरेशन में मेजरली हेल्पफुल होते हैं। B9 का साइंटिफिक नेम होता है फॉलिक एसिड, B9 का साइंटिफिक नेम होता है फॉलिक एसिड। और B12 का साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन। तो ये तो हो गया इन सब के नाम। तो एक बार जो है आप इन नाम को राइट डाउन कर लीजिए कि B1 से B12 तक के नाम क्या है। तो सिंपली पहला तो आपको नाम तो पता होना ही चाहिए, दूसरा इनका काम पता होना चाहिए। तो B1 से B7 तक का एक काम हमने पढ़ लिया है कि इन सब का एक काम कॉमन होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन से एनर्जी को निकाल के बॉडी के लिए अवेलेबल करवाना। B9 और B12 का हमने कॉमन काम पढ़ा कि ये जो है आरबीसी के मैच्योरेशन में या फिर आरबीसी WBC प्लेटलेट के निर्माण में हेल्पफुल है। मेजरली B1 से B7 तक सभी विटामिन का रिचेस्ट सोर्स होता है ड्राइड यीस्ट। इन सब का दूसरी चीज हम जो है रिचेस्ट सोर्स की बात करें तो रिचेस्ट सोर्स होता है ड्राइड यीस्ट। तो आपको ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी। ड्राइड यीस्ट जो है, जैसे हम हिंदी में खमण बोलते हैं, जैसे हम ढोकला बनाते हैं, खमण ढोकला आपने नाम सुना होगा, एक डिश होती है। तो उस प्रकार से जो ड्राइड यीस्ट है उसको रिचेस्ट सोर्स मानते हैं B1 से B7 तक का। सिंपली B1 से B7 तक हम रिचेस्ट सोर्स की बात करें तो रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? तो रिचेस्ट सोर्स है ड्राइड यीस्ट।
तो सब हमने B7 तक के सभी के रिचेस्ट सोर्स पढ़ लिए कि सभी का रिचेस्ट सोर्स क्या है, आपका ड्राइड यीस्ट। देन हम बात करें अब जो है हम आगे जो है एक एक विटामिन को डील करते हैं कि हर एक विटामिन का अलग अलग क्या काम है और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो हम फर्स्टली डील करने जा रहे हैं विटामिन B1 से B7 तक में, और पहला हम विटामिन डील कर रहे हैं B1। अब आपने वहां से याद तो कर ही लिया होगा कि विटामिन B1 जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, थायमिन। साइंटिफिक नेम क्या है, थायमिन। जो ये हमारा थायमिन है, विटामिन B1 जो है हमारा, जो थायमिन जो है, थायमिन के क्या क्या काम होते हैं। विटामिन B1 जो है, थायमिन जो है, पहला काम तो ये हो गया कि थायमिन जो है ये मेजरली कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल है। तो पहला तो काम क्या हो गया, इट इज हेल्पफुल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इन्हें हम को फैक्टर्स बोलते हैं कि ये हेल्पफुल होते हैं किस काम में, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। दूसरा इनका काम होता है, थायमिन जो है ये थायमिन पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, टीपीपी में। थायमिन पायरोफॉस्फेट ये कन्वर्ट हो जाता है थायमिन पायरोफॉस्फेट, और ऐसा कन्वर्ट होकर ये क्या हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म। दूसरा जो हमारा थायमिन है, इसका काम है कि एक नर्व इंपल्स को एक सेल से दूसरी सेल में जाना है। एक ये सेल है, इस सेल से कोई भी मैसेज जो है दूसरी सेल तक पहुंचाना है। नर्वस सिस्टम की जो सेल्स है उनको एक जगह से दूसरी जगह तक इंपल्स पहुंचाना है। तो इसमें नर्व इंपल्स को कैरी आउट करने में, नर्व इंपल्स को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं आपका थायमिन। तो नर्व इंपल्स जो है, नर्व इंपल्स को एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचाने के लिए कौन सा आपका विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, तो थायमिन। तो थायमिन के तीन काम हमने दो काम पढ़ लिए कि एक तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है एज इन ए फॉर्म ऑफ टीपीपी। टीपीपी की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, इट इज द थायमिन पायरोफॉस्फेट। ठीक है। दूसरा काम इसका हो गया कि इट हेल्प टू ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। एक सेल से हमें नर्व इंपल्स को दूसरी सेल तक ले जाना है, तो उसमें कौन हेल्पफुल है, आपका थायमिन। तीसरा काम इसका ये होता है कि ये हमारे जो ट्रिप्टोफैन है, हमारा जो एक एसेंशियल अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, उसको नियासिन में कन्वर्ट करता है, विटामिन B3 में कन्वर्ट करता है। तो ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट किस में करता है, नियासिन में। ट्रिप्टोफैन को नियासिन कन्वर्ट करने में हेल्पफुल कौन होता है, आपका विटामिन B1। तो इसके मेजरली तीन काम हो गए, एक तो ट्रिप्टोफैन को नियासिन में कन्वर्ट करना, एक नर्व इंपल्स को एक सेल से दूसरी सेल में ले जाना, और तीसरा हो गया इन द फॉर्म ऑफ टीपीपी, इट हेल्पफुल इन द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। सेकंड चीज आती है कि इसका रिचेस्ट सोर्स क्या है, तो ऑलवेज इज द ड्राइड यीस्ट। ड्राइड यीस्ट इज द रिचेस्ट सोर्स। हम पहले बात कर चुके हैं क्योंकि B1 से 7 तक के सभी के जो है ड्राइड यीस्ट ही है। देन हम बात करें इसका आरडीए कितना होना चाहिए। आरडीए की बात करें हम, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। तो रिकमेंडेड डेली अलाउंस फॉर अडल्ट मेल एंड फीमेल, फॉर अडल्ट मेल एंड फीमेल ये होता है 1 to 2 mg पर डे। कितना होता है, 1 to 2 mg पर डे। ये जो रिक्वायरमेंट है ये विटामिन B1 और B2 के लिए सेम होती है, दोनों के लिए आपको जो है 1 to 2 mg पर डे की नीड होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो है रिक्वायरमेंट कितना है, 1 से 2 mg पर डे जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है। देन हम बात करें कि यदि हम प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो इसकी कमी की वजह से क्या होता है। यदि आप ये प्रॉपर अमाउंट में B1 नहीं ले रहे हैं, और मेजरली जो है इसका B1 का अमाउंट जो है वो चावल में भी हमें देखने को मिलता है, राइस जो होते हैं उनमें इसका अमाउंट होता है। बट यदि आप पॉलिश कर दे राइस के ऊपर, राइस की पॉलिशिंग में जो है थायमिन जो है वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसी पॉपुलेशन जो कि पॉलिश्ड राइस खा रही है तो उनके अंदर थायमिन की कमी जो है वो बहुतायता से देखी जाती है। तो यदि थायमिन की कमी होगी तो उसकी वजह से एक डिजीज अराइज होती है, जैसे हम बोलते हैं बेरी बेरी। थायमिन की कमी से होने वाली डिजीज को हम क्या बोलते हैं, बेरी बेरी। तो थायमिन की कमी से होने वाली डिजीज को हम क्या बोल रहे हैं, बेरी बेरी। फिर आपके जैसे वैज्ञानिक आए कि बेरी बेरी सिंपल सभी के लिए बेरी बेरी वर्ड यूज कर लिया जाए, या फिर इसको अलग अलग जो है क्लासेज में क्लासिफाई किया जाए, या बेरी बेरी की भी फर्दर टाइप्स जो है वो हो सकते हैं क्या। तो इसको जो है किस ऑर्गन को बेरी बेरी इन्वॉल्व कर रहा है, बेरी बेरी एक्चुअल में है क्या,
हमारा जो नर्व इम्पल्स वाला जो फंक्शन था वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। मीन्स एक नर्व इम्पल्स जो है एक सेल से दूसरी सेल में जाना, जिस स्पीड से जाना चाहिए था उस स्पीड से नहीं जा पा रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो बेरी डेवलप हो गया। तो बेरी को ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, कि कौन सा ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उस बेसिस पे बेरी को 2 टाइप्स में हम जो है डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं वेट बेरी, एक को हम बोलते हैं ड्राई बेरी। तो पहला टाइप इसका कौन सा हो गया, वेट बेरी। वेट बेरी। और दूसरा हो जाता है हमारा ड्राई बेरी। और यदि ये कम उम्र के बच्चों में हो रहा है, इन्फेंट्स में हो रहा है, तो फर्दर आपके जैसे एक और वैज्ञानिक जग गए कि नहीं भाई साहब उसको तो ड्राई और वेट नहीं करना है, उसको तो और ही अलग नाम देना है, तो उसको नाम दे दिया गया इन्फेंटाइल बेरी। उसको क्या नाम दे दिया गया, इन्फेंटाइल बेरी। अब बेरी के सिम्टम्स जो है या ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट कौन कौन सा है, तो सिंपल आपको याद रखने के लिए ट्रिक एक माइंड में बिठा लेनी है। वेट का मतलब होता है भीगा हुआ, और हमारा ब्लड क्या है, वेट है। तो यदि कार्डियक सिस्टम को बेरी इन्वॉल्व कर रहा है तो वो कौन सा बेरी होगा, आपका वेट बेरी। तो इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्डियक सिस्टम। सिंपल याद में रखना है, यदि बेरी की वजह से कार्डियक सिस्टम प्रभावित हो रहा है तो वो किस तरीके का बेरी है, वो है वेट बेरी। कार्डियक सिस्टम को छोड़कर यदि हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है तो उसे हम कहते हैं ड्राई बेरी। यहां इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है, नर्वस सिस्टम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ए टाइप ऑफ बेरी विच इन्वॉल्व कार्डियक मसल्स या कार्डियक टिश्यू। तो बेरी का वह टाइप जो कि कार्डियक मसल्स को इन्वॉल्व कर रहा है उसे हम बोलते हैं वेट बेरी। और बेरी का वह टाइप जो कि नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई बेरी। देन इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, तो इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे, कार्डियक मसल्स को यदि इन्वॉल्व कर रहा है तो आपको जो है इस कंडीशन में क्या देखा जाएगा कि जो हार्ट का साइज है वो आपको बड़ा देखने को मिलेगा, आपको कार्डियोमेगेली देखने को मिलेगा, आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, आपको इंक्रीज कार्डियक आउटपुट देखने को मिलेगा। तो ऐसे सिम्टम्स जो है वो वेट बेरी में देखने को मिलेंगे। इन द केस ऑफ ड्राई बेरी जनरलाइज आपके जो रिफ्लेक्सेस होंगे वो वीक होंगे। मींस आप जो है किसी गर्म चीज को छू रहे हैं तो एट प्रेजेंट जैसे ही छू रहे हैं आप जो है हाथ को हटा रहे हैं। बट इन द केस ऑफ आपका ड्राई बेरी आपके इम्पल्स जो है इस स्पीड से कैरी आउट नहीं हो रहे। जिस स्पीड से अभी खबर आपके दिमाग को पहुंच रही है वह अब धीमा हो चुकी है, उसकी गति कम हो चुकी है, तो आपके सभी रिफ्लेक्सेस जो होंगे वो स्लगिश हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो कम हो जाएगा, आपका एलओसी जो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो कम है, आप कंफ्यूजन में रहेंगे। तो ऐसी सभी चीजें जो है एंड नम्बनेस आपको फील होगी, ये कंडीशन देखने को मिलेगी आपको ड्राई बेरी में। इन द केस ऑफ इन्फेंटाइल बेरी इसमें जो है आपको काफ मसल्स के ऊपर जो है टेंडरनेस देखने को मिलेगी, और वेट और ड्राई के मिक्स्ड टाइप के सिम्टम जो है वो इन्फेंट में देखने को मिलेंगे। तो इसमें मेजरली चीजें जो पूछी जाती है वो यही पूछा जाता है कि वेट बेरी किस ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है। तो वेट का नाम सुनते ही आपका माइंड क्लिक करना चाहिए कि वेट मीन्स ब्लड, मीन्स आपका कार्डियक सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होगा। ड्राई मीन्स कार्डियक सिस्टम नहीं है, मीन्स क्या इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, नर्वस सिस्टम। सेकंड टाइप रह गया आपका, थर्ड टाइप रह गया इन्फेंटाइल बेरी। इसका मतलब है कि ये जो है इन्फेंट्स में हो रही है, स्पेसिफिक एज ग्रुप की वजह से इसको हमने इन्फेंटाइल बेरी बोला है। बाकी सिम्टम्स जो है वो बेरी के ही होंगे। यह जो चावल खाने वाले लोग हैं, जो पॉलिश्ड चावल को जो पॉपुलेशन ज्यादा यूज कर रही है उनमें ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसे हमने राइस ईटर्स डिजीज भी बोला है। क्या बोल दिया हमने इसको, राइस ईटर्स डिजीज। इट इज द राइस ईटर्स डिजीज, इट इज द राइस ईटर्स डिजीज। तो कई बार यह भी पूछा जाता है कि राइस ईटर्स डिजीज कौन सी है, तो इट इज द बेरी। यहां तक क्लियर है। देन कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक पर्सन जो है उसमें विटामिन B1 नहीं है और उसके साथ साथ में वो जो है क्रोनिक एल्कोहलिज्म कर रहा है। एक तो क्या है B1 की कमी है, और दूसरा क्या है वो जो है शराब का सेवन कर रहा है। तो उस मरीज के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है कि ब्रेन से रिलेटेड, सीएनएस से रिलेटेड सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, और उस स्पेसिफिक कंडीशन को हम बोलते हैं वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। उसे हम क्या बोलते हैं, वर्निक्स
एनसेफेलोपैथी, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, या फिर इसी को हम बोलते हैं कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। तो सिंपल आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वर्निक्स एनसेफेलोपैथी और व्हाट इज द कॉर्सकॉफ सिंड्रोम, इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी1। क्या चीज हो रही है, डेफिशिएंसी किसकी हो रही है, विटामिन बी1 कम है, और इसके साथ साथ में पर्सन क्या ले रहा है, एल्कोहल, पर्सन क्या ले रहा है, एल्कोहल। तो शराब का सेवन और विटामिन बी1 दोनों की कमी की वजह से जो एक कंडीशन अराइज होती है जिसमें कि जो है सीनेस से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, या फिर इसी को हम बोलते हैं कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। तो ये जो सारी जानकारी है ये है आपकी विटामिन बी1 से रिलेटेड। क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं कि विटामिन बी1 क्या है। विटामिन बी1 जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है थायामिन। ये मेजरली हमारी बॉडी में थायामिन पायरोफॉस्फेट के रूप में प्रेजेंट होता है। इसके 2-3 काम होते हैं। पहला तो ये होता है कि ये टीपीपी के रूप में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करवाता है। दूसरा काम इसका ये है कि ये एक नर्व इंपल्स को एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसमिशन करने में हेल्पफुल होता है। तीसरा काम इसका ये होता है कि ये जो है आपका जो ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है उसको कन्वर्ट करके नियासिन में बना देता है। और एक चीज और भी ध्यान में रखनी है, जो ट्रिप्टोफैन टू नियासिन कन्वर्जन है वो विटामिन बी1 कर रहा है, ये सेम काम जो है विटामिन बी6 भी करेगा। तो जब हम विटामिन बी6 पढ़ेंगे तब हम यही लाइन बोलेंगे, इट हेल्पफुल इन द ट्रिप्टोफैन टू नियासिन कन्वर्जन। तो नियासिन को बनाने में 2 विटामिन हेल्पफुल है, बी1 और बी6। देन हमने बात की इसका रिचेस्ट सोर्स क्या है, तो ड्राइड यीस्ट। देन हमने बात की कि इसका आरडीए कितना है, तो 1 से 2 mg पर डे। देन कि ये यदि आप प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो इसकी वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो इसकी वजह से अराइज होने वाली डिजीज को हम बोलते हैं बेरी बेरी। बेरी बेरी यदि हमारे कार्डियक सिस्टम को इन्वॉल्व कर रही है, कार्डियक सिस्टम मतलब ब्लड, मतलब भीगा हुआ, मतलब वेट बेरी बेरी, ओनली समझने के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं। देन हम बात करें नेक्स्ट टाइप का बेरी बेरी कौन सा है, ड्राई बेरी बेरी। उसका मतलब है, ड्राई का मतलब है सूखा हुआ, मतलब नर्वस सिस्टम, यदि नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है तो ड्राई बेरी बेरी। और ये इन्फेंट्स में हो रही है तो इन्फेंटाइल बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी वाली कंडीशन पहले से डेवलप हो रखी है और ऊपर से पर्सन जो है वो अल्कोहलिज्म का शिकार है, तो और भी खतरनाक सिम्टम आते हैं जिससे हम बोलते हैं कॉर्सकॉफ सिंड्रोम, या फिर उसी को हम बोलते हैं वर्निक्स एनसेफेलोपैथी। इट इज ऑल अबाउट द विटामिन बी1। अब हम चलते हैं विटामिन बी2 की ओर। विटामिन बी2, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है कि विटामिन बी2 का साइंटिफिक नेम क्या होना चाहिए। विटामिन बी2 जो है हमारा, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो क्या होना चाहिए, सोच के बताइए। साइंटिफिक नेम इसका क्या होना चाहिए। विटामिन बी2 हमने बात की थी बी1 थायामिन, बी2 इज द राइबोफ्लेविन। इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। इसी का एक दूसरा नाम होता है येलो एंजाइम। इसी को हम क्या बोलते हैं, येलो एंजाइम, ये इसका दूसरा नाम। राइबोफ्लेविन जो है ये मेजरली इसकी और भी फॉर्म होती है। एक होती है फ्लेविन, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, मोनोन्यूक्लियोटाइड, और एक होती है फ्लेविन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो आपसे पूछे कि जो राइबोफ्लेविन है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, तो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो FMN और FDN 2 फॉर्म जो है ये किसकी हो सकती है, विटामिन बी2। विटामिन बी2 का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है येलो एंजाइम। देन आपसे पूछे इसका रिचेस्ट सोर्स क्या है, रिचेस्ट सोर्स है ड्राइड यीस्ट। देन आपसे पूछे रिक्वायरमेंट कितनी है, आरडीए कितना है, तो आरडीए इज सेम एज विटामिन बी1, इट इज 1 to 2 mg पर डे। देन आता है कि इसके फंक्शंस कौन कौन से, कि विटामिन बी2 जो है ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो विटामिन बी2 का पहला फंक्शन तो सबका सेम हो गया कि इट इज हेल्पफुल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। दूसरा काम ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को बनाने में हेल्पफुल होता है। इसका दूसरा काम क्या है, हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन।
ग्लाइकोजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये होमोपॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट का वह पार्ट जिसमें कि 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड जुड़े हुए हैं और एक ही जैसे मोनोसेकेराइड जुड़े हुए हैं और मेजरली जुड़ते हैं यहाँ पे ग्लूकोज, तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में 450 से 500 ग्राम ग्लाइकोजन जो है वो लीवर में स्टोर्ड रहता है और इसे हम रिजर्व एनर्जी भी बोलते हैं। तो ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन में भी कौन हेल्पफुल है? आपका विटामिन B2, जिसका नाम है राइबोफ्लेविन या फिर येलो एंजाइम। तीसरा इसका काम होता है टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ ओरल म्यूकोजा। इंटीग्रिटी ऑफ ओरल म्यूकोजा, जो आपकी ओरल कैविटी है उसकी दो एपिथेलियल सेल्स है, उसकी जो इनर लेयर है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो है आपका विटामिन B2। तो विटामिन B2 के तीन काम हो गए, एक तो कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, दूसरा हो गया ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, तीसरा हो गया टू मेंटेन इंटीग्रिटी। देन हम बात करें कि इसकी डेफिशिएंसी से जो है वो क्या क्या हो सकता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से जो है माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। डेफिशिएंसी जो है वो माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। एक तो हो जाता है आपका ग्लोसाइटिस, एक क्या हो जाता है ग्लोसाइटिस, एक हो जाता है स्टोमेटाइटिस, एक हो जाता है आपका चिलोसिस। इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है? ग्लोसाइटिस का मतलब होता है कि इट्स द इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग। जीभ का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? ग्लोसाइटिस। स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल कैविटी, और इस कंडीशन में जो इन्फ्लामेशन होता है इट इज द एंगुलर स्टोमेटाइटिस। कौन सा होता है? एंगुलर स्टोमेटाइटिस। तो जो आपका एंगुलर स्टोमेटाइटिस है इसका मतलब है कि ये जो आपका जो ओरल कैविटी है इसके भी जो किनारे हैं, जो ये किनारे हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा कई लोगों के ये किनारे जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्फ्लामेशन पाया जाता है या कटे हुए देखने को मिलते हैं आपको, तो इससे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटाइटिस। और उसमें भी कौन सा? एंगुलर। यदि जो ओरल कैविटी है इसके साइड से जो इनके किनारे हैं वहां पर आपको इन्फ्लामेशन दिखने को मिल रहा है तो इट इज द स्टोमेटाइटिस। और चिलोसिस का मतलब है लिप, जो आपके लिप है, और इसमें भी मैंने लिप के भी एंड्स जो है वो इन्फ्लाम्ड होता है। और ये तीनों कंडीशन जो है ये हमें किस में देखने को मिलती है? इन द केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। तो वापस क्विकली रिवाइज कीजिए विटामिन B2 को। विटामिन B2 is also known as yellow enzyme. The scientific name is राइबोफ्लेविन। ये दो कंडीशन, दो फॉर्म्स में पाया जाता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन डाइन्यूक्लियोटाइड। यह जो है कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है, यह ग्लाइकोजन को बनाता है और यह ओरल म्यूकोजा की नॉर्मल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। इसकी दैनिक रिक्वायरमेंट जो होती है 1 से 2 mg पर डे जो है इसका RDA होता है। देन हम बात करें आगे कि यह एंजाइम जो है हम यदि प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो हमारे अंदर कौन सी प्रॉब्लम अराइज होगी? तो प्रॉब्लम अराइज होगी आपके ओरल कैविटी से, लिप्स से रिलेटेड। ब्रूजिंग ऑफ द लिप या लिप्स से ब्लड निकलना जो है वो इसकी वजह से नहीं होता, विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जैसे हम बोलते हैं स्कर्वी। जबकि इसमें लिप्स से रिलेटेड प्रॉब्लम कौन सी हो रही है? चिलोसिस। और मेजरली पूछा जाता है एंगुलर स्टोमेटाइटिस जो है वो किसकी कमी की वजह से होता है? एंगुलर स्टोमेटाइटिस का मतलब है माउथ, जो ओरल कैविटी है इसके किनारे जो है वहां पर यदि इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इट इज ड्यू टू द विटामिन B2। इट इज ऑल अबाउट द विटामिन B2। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे विटामिन B3 की ओर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द विटामिन B3। विटामिन B3, तो ये सेम आपके लिए टास्क आ गया कि द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B3 इज। B3 का जो है साइंटिफिक नेम जो है वो क्या होना चाहिए? तो विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम होता है आपका नियासिन। क्या नाम होता है? नियासिन। नियासिन जो है वो भी दूसरी फॉर्म्स में पाया जाता है। इसकी जो फॉर्म होती है निकोटिनामाइड, एडेनिन, निकोटिनामाइड एडेनिन, और एक होता है निकोटिनामाइड
एडिनिन फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन फॉस्फेट, NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन और NADP, दो फॉर्म इसकी होती है, NAD एंड NADP। तो जिस प्रकार से राइबोफ्लेविन की दो फॉर्म थी, इसी प्रकार से जो है आपके नियासिन की भी दो फॉर्म है, NAD और NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। NAD तो सेम है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और एक में क्या जुड़ गया पीछे, फॉस्फेट। और ये भी को एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करवाता है। को एंजाइम है, किसका मेटाबॉलिज्म करवाता है, तो इट इज हेल्पफुल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो ये किसमें हेल्पफुल है, पहला तो इसका काम क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। दूसरा काम होता है कि ये स्टीरॉयड हार्मोन बनाने में हेल्पफुल होता है। किसमें हेल्पफुल होता है, स्टीरॉयड हार्मोन फॉर्मेशन ऑफ द स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो ये करता है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है, ये 3 बॉडी सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कितने बॉडी सिस्टम, 3। ये किस किस की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक तो होता है स्किन, फर्स्ट स्किन, सेकंड होता है GIT एंड थर्ड होता है आपका नर्वस टिश्यू। इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। दूसरा क्या है, प्रिकर्सर फॉर द स्टीरॉयड हार्मोन। और तीसरा क्या है, इट इज द हेल्पफुल इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ स्किन, GIT एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, देन हम बात करें इसका रिचेस्ट सोर्स, ड्राइड यीस्ट इज द रिचेस्ट सोर्स। क्लियर हो गया यहाँ तक। देन हम बात करें इसका RDA कितना होना चाहिए, तो इसका RDA होता है, रेंजेस में होता है इसका RDA, अलग अलग जैसे आप काम करते हैं उसके अनुसार होता है। फॉर द अडल्ट मेल इट रेंज फ्रॉम 13 to 26 mg पर डे। इन द केस ऑफ फीमेल इट्स रेंज फ्रॉम 10 to 20 mg पर डे। तो ये जो है, ये तो होता है इसका RDA आपको याद में रखना है, 13 से 26 mg पर डे इन द केस ऑफ अडल्ट मेल। इन द केस ऑफ अडल्ट फीमेल इट गोज टू 10 to 20 mg पर डे। ये तो हो गया हमारा RDA। देन हम बात करें, यदि हम जो है विटामिन B3 नियासिन को यदि प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो हमें कौन सा रोग होने की संभावना है। ये रोग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी कमी से होने वाले रोग को हम बोलते हैं पेलेग्रा। क्या बोलते हैं भाई साहब, इसकी कमी से होने वाले रोग को हम बोलते हैं पेलेग्रा। पेलेग्रा वर्ड जो है ये 2 शब्दों से मिलकर जुड़कर बना है। पेले, इट इज द पेले, और एक है एग्रा। पेले का मतलब है आपका रफ, क्या मतलब होता है, रफ, और एग्रा का मतलब होता है स्किन। ये एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर स्किन खुरदरी हो गई है, स्किन जो है वो रफ हो गई। तो ये तो हो गया पेलेग्रा का शाब्दिक अर्थ। फिर एक और फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि पेलेग्रा के 3 Ds या 4 Ds क्या है। पेलेग्रा जो है उसके सिम्टम्स को हम 3 Ds से लिखते हैं। अब रिसेंटली जो है अपने 3 Ds जो है उसको ट्रीट नहीं किया तो ये 4 Ds को लीड करता है, एक चौथा Ds भी ऐड हो जाता है। तो 3 Ds या 4 Ds डिजीज बोलते हैं हम पेलेग्रा को। तो हमने बात की थी कि जो नियासिन है ये 3 बॉडी ऑर्गन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हमारे अंदर नियासिन नहीं है तो 3 बॉडी सिस्टम जो है वो फिर से हमारे कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। तो उन सिस्टम के काम ना करने की वजह से जो डिजीज कंडीशन अराइज होती है उसे हम बोलते हैं पेलेग्रा। और पहला हमारा बॉडी सिस्टम था स्किन, और स्किन के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो एक कंडीशन अराइज होगी डर्मेटाइटिस। कौन सी कंडीशन अराइज होगी, डर्मेटाइटिस। सेकेंडली जीआईटी की सेल्स मरने लग जाएगी और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डायरिया। तीसरी, नर्वस सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा और उसकी वजह से याददाश्त कमजोर हो जाएगी और उसे हम बोलते हैं डिमेंशिया। तो ये 3 डीज जो है ये डेवलप होंगे इन द केस ऑफ पेलेग्रा। और डर्मेटाइटिस जो है वो सबसे पहले डेवलप होता है, और डर्मेटाइटिस में भी जो है आपको नेकलेस जैसा जो है यहाँ पर डिस्कलरेशन देखने को मिलता है कॉलर बोन पे। कॉलर नेकलेस जो है वो देखने को मिलता है किस कंडीशन में, इन द केस ऑफ डर्मेटाइटिस। ये कंडीशन थी, मरीज को आपने जो है कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया तो कुछ टाइम तक तो जो मरीज जो है सर्वाइव कर जाएगा, बट ऐसा ही रहा तो कुछ टाइम के बाद मरीज मर जाएगा, और मरने को हम बोलते हैं डेथ।
मर गया मतलब क्या हो गई उसकी डेथ। तो डेथ हमारा कौन सा डी हो गया, चौथा डी। तो एग्जामिनर तो अभी तक 3 डीज ही पूछ रहे हैं क्योंकि वो पिछले अपडेटेड अभी तक 4 डीज तक नहीं पहुंचे हैं, या उनको 4 डीज को वो जो है 3 डीज में इंक्लूड नहीं मानते, पैराग्राफ के डेथ को जो है वो डीज में इंक्लूड नहीं मानते। तो क्वेश्चन बेसिकली 3 डीज का पूछे या 4 डीज का पूछे, आपका ऑप्शन क्या जाना चाहिए, पैराग्राफ। तो ये था आपका विटामिन B3 नियासिन। B4 नाम से कोई विटामिन होता नहीं है। नेक्स्ट विटामिन आता है आपका B5, जिसका नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। B5 इज द पेंटोथेनिक एसिड। ये विटामिन गुमनाम सा विटामिन है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, और ऐसा माना जाता है कि यह विटामिन बी जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में एज ए कोएंजाइम वर्क करता है। और इस विटामिन की कमी हाल ही में नहीं देखी गई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान के जो सैनिक थे उनमें देखा गया था कि उनके पैरों के अंदर जो है प्रॉब्लम आ गई थी, जिसे बोला गया था फुट सिंड्रोम। जिसे क्या बोला गया था, फुट सिंड्रोम, बर्निंग फुट सिंड्रोम, जिसे बोला गया था बर्निंग फुट सिंड्रोम। ये कब की बात है, सन 1940 से 45 के बीच की बात है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तब देखा गया था कि जो जापान के जो मरीज जो सैनिक थे उनमें कॉमन एक प्रॉब्लम आने लग गई कि सबके पैर जो है वहाँ पैरों में जो है जलन होने लग गई। तब पता चला था कि इन लोगों में कमी किसकी है, बर्निंग फुट सिंड्रोम जो है यह हो चुका है सभी में, और कमी किसकी है, पेंटाथोनिक एसिड की। तो अभी हाल ही में इसकी कोई कमी नहीं देखी जाती। बट आपसे पूछे कि बर्निंग फुट सिंड्रोम जो है, बर्निंग फुट सिंड्रोम या फिर बर्निंग फीट सिंड्रोम, पैरों के अंदर जो है जलन होना शुरू हो गई थी उनके, तो इसे बोलते हैं बर्निंग फिट सिंड्रोम। ये किस एंजाइम आपके विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B5। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा विटामिन B6। नेक्स्ट विटामिन कौन सा है आपका, विटामिन B6। विटामिन B6 जो है उसका साइंटिफिक नेम होता है आपका, होता है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम होता है, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो है हमारा, जो पायरिडॉक्सिन विटामिन जो है, इसके मेजरली जो है 3 काम होते हैं। एक तो ये करता है हीम सिंथेसिस, एक क्या करता है ये, हीम सिंथेसिस, एक क्या करता है, हीम सिंथेसिस। दूसरा काम इसका होता है गाबा सिंथेसिस। किसका सिंथेसिस, गाबा जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है उसका सिंथेसिस। और तीसरा इसका काम होता है नॉर्मल नर्वस टिश्यू फंक्शनिंग, कि जो नर्वस टिश्यू प्रॉपरली वर्क करे उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका विटामिन B6। इसके अलावा एक तो सबका कॉमन है ही कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। और एक हमने और बात की थी विटामिन, जब हम B1 पढ़ रहे थे, कि ट्रिप्टोफैन को नियासिन में बदलने के लिए एक तो B1 की जरूरत है और एक B6 की जरूरत है। तो ये किसमें हेल्पफुल है, ट्रिप्टोफैन टू नियासिन कन्वर्जन, ट्रिप्टोफैन टू नियासिन कन्वर्जन। तो ये तो बात हो गई विटामिन B6 के काम की। ये जो है मेजरली इसकी भी अलग अलग फॉर्म होती है, पायरिडॉक्सिम, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामाइन। इसकी भी मेजरली 3 फॉर्म्स होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी पायरिडॉक्सिम जो कि आपके ऊपर लिखी हुई है, एक होती है पायरिडॉक्सल, पायरिडॉक्सल, और एक होती है पायरिडॉक्सामाइन, पायरिडॉक्सामाइन। तो आपसे पूछ ले कि विटामिन B6 जो है वो किन किन फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। दीज आर द 3 फॉर्म ऑफ विटामिन B6। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिम, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामाइन। तो ये तो हो गया इसकी जनरल कि इसके क्या काम है। इसके भी यदि हम रिचेस्ट सोर्स की बात करें तो जैसा कि हमने बात की है कि सभी के रिचेस्ट सोर्स जो है वो कौन होता है, आपका ड्राइड यीस्ट होता है। देन हम आगे बढ़े कि इसकी जो है नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसकी भी नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो है सेम एज विटामिन B1 जो है कितनी होती है फॉर अडल्ट मेल एंड फीमेल, इट इज अबाउट 1 to 2 mg पर डे। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। फिर यदि इसकी कमी हो गई
ये यदि हम प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो कौन सी डिजीज अराइज होगी, इसमें हीम का सिंथेसिस नहीं होगा और उसकी वजह से होता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। कैसा एनीमिया, इसमें क्या प्रॉब्लम अराइज होती है, डेफिशिएंसी से आपके अंदर अराइज हो जाती है एनीमिया की प्रॉब्लम। और मेजरली एनीमिया कौन सा होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। ठीक है, ये बात ध्यान में रख पाएंगे। इसके अलावा विटामिन B6 से जुड़ी हुई एक और बात है कि जब हमारे किसी मरीज को एटीटी चल रही है, एंटी ट्यूबरकुलिन मेडिसिन किसी मरीज में चल रही है, तो वहां पर एक दवाई होती है आइसोनियाजिड। कौन सी दवाई होती है, आइसोनियाजिड। ये प्रथम लाइन ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग है। ये जो है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B6 के लेवल को कम कर देती है। किसके लेवल को कम कर देती है, विटामिन B6 के लेवल को कम कर देती है। विटामिन B6 का लेवल कम होगा तो नर्वस टिश्यू प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे और हमें जो है हमारे पेरिफेरल ऑर्गन, हाथों और पैरों में जो है नंबनेस आएगी, जिसे हम बोलते हैं पेरिफेरल न्यूराइटिस। इट लीड्स टू पेरिफेरल न्यूराइटिस या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो कई बार पूछते हैं कि एंटी ट्यूबरकुलिन मेडिकेशन थेरेपी के साथ में या डॉट्स के साथ में किस विटामिन को हम रिप्लेस करते हैं, तो किसको रिप्लेस करते हैं हम रिप्लेस करते हैं विटामिन B6 को। यहां तक क्लियर है। देन हम आगे बढ़ते हैं विटामिन B7 की ओर। विटामिन B7 की ओर, B6 को क्विकली यदि आप रिवाइज करना चाहें तो विटामिन B6 की 3 फॉर्म है, पायरिडॉक्सिम, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामाइन। इनके काम है हीम सिंथेसिस, गाबा सिंथेसिस, नर्वस टिश्यू को नॉर्मल फंक्शनिंग करना, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। और उसके अलावा इसका एक काम और है आपका कि ये जो है, ये हमारा जो है ट्रिप्टोफैन टू नियासिन कन्वर्जन में हेल्पफुल है। एक टीबी की ड्रग आइसोनियाजिड के साथ इसको रिप्लेस किया जाता है, या बोल भी सकते हैं आपकी इट इज द एंटीडोट ऑफ आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड क्या करती है मरीज के अंदर, तो पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज करती है। उसको ट्रीट करने के लिए मरीज को जो है पायरिडॉक्सिन दिया जाता है। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे विटामिन की ओर। एंड द नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन B7। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन B7। विटामिन B7 जो है हमारा, उसका नाम होता है बायोटिन। उसका नाम क्या होता है आपका, बायोटिन। इसके बारे में जो है हमें मेजरली 2 या 3 बातें ध्यान में रखनी है कि जो बायोटिन है, जो हमारा विटामिन बायोटिन है, वो बायोटिन जो है हमारी कोलोनिक बैक्टीरिया के द्वारा भी बनाया जाता है। जैसे कि आपने बात की थी विटामिन के जो है वो सहजीवी बनाते हैं, तो ये भी कौन बनाते हैं आपके, सहजीवी जिसे कि हम बोलते हैं कोलोनिक बैक्टीरिया। कौन बनाते हैं इसको, कोलोनिक बैक्टीरिया। बस ये चीज जो है विटामिन B7 के बारे में ध्यान में रखनी है आपको। बाकी B7 भी गुमनाम सा है, इसके कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो अभी तक जो है स्टडी नहीं किए गए हैं कि इसकी कमी से ये हो जाएगा या इसका ये स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इट इज ऑल अबाउट द विटामिन B1 टू विटामिन B7। ये सभी जो है एनर्जी यील्डिंग विटामिन थे जिनसे कि हम एनर्जी ले सकते हैं। देन नेक्स्ट जो विटामिन बच जाते हैं हमारे, विटामिन B9, B12 और विटामिन C, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डील करें। थैंक यू।